गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक इंटेलिजेंस बुद्धि चला हुआ था। बुद्धि के प्रिंसिपल सिद्धांत हमने कर लिए थे, कुछ सिद्धांत रह गए थे। 7 के अलावा 8वां सिद्धांत था आपका गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत के से हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में जो मानसिक योग्यता है, मानसिक योग्यता गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग 3 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 3 तत्व आपके कौन कौन से हैं? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में नाम से ही क्लियर है कि जो मानसिक योग्यता होती है वो आपकी 3 तत्वों से मिलकर बनी है। एक आपकी संक्रिया है, दूसरी विषय वस्तु है और तीसरा है उत्पादन। गिलफोर्ड ने 1967 में अपने बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया और विषय वस्तु को 1967 में गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया और विषय वस्तु को 5-5, उत्पाद को 6 विशिष्ट तत्वों में बांट दिया। यानी 2 को 5-5 में और 1 को 6 में। गिलफोर्ड ने 1967 में अपने बुद्धि प्रतिमान में संक्रिया और विषय वस्तु को 5-5 और 6 विशिष्ट तत्वों में बांटा। इन विशिष्ट तत्वों और कारकों की अंतःक्रिया के माध्यम से उन्होंने 5-5-6 यानी कि 150 तत्वों या कारकों की उपस्थिति का संकेत दिया स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गिलफोर्ड ने कौन से नंबर का सिद्धांत दिया। तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी के नाम से सिद्धांत दिया, 3 तत्वों की विशेषता बताई। वो 3 तत्व थे आपके, एक संक्रिया, दूसरे में विषय वस्तु और तीसरे में उसका उत्पाद। फिर उन्होंने 1967 में अपने मॉडल के अंदर 5-5 और 6, 5-5-6 में 5 तत्व मिलाए संक्रिया के, 5 विषय वस्तु के और 6 उत्पाद के, यानी 5-5-6 को मिलाकर उन्होंने 150 तत्वों या कारकों की उपस्थिति का संकेत दिया 1967 में। गिलफोर्ड 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे उस डिब्बे के आकार के मॉडल का नाम बन गया बुद्धि संरचना मॉडल। यानी जो डिब्बे के आकार का मॉडल गिलफोर्ड ने बनाया त्रिआयामी सिद्धांत में, उसी का नाम क्या हो गया? बुद्धि संरचना मॉडल। तो बुद्धि की संरचना मॉडल किसने दी? गिलफोर्ड महोदय ने। कब दी? 1967 में। दोबारा देखते हैं, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया। आपका क्वेश्चन हो जाता है उनके नाम कौन कौन से थे? संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। कब दिया? 1967 में दिया। कितने कितने कारकों को मिलाया? 5-5 और 6। यानी गिलफोर्ड ने 5-5 और 6 को मिलाकर 150 तत्वों या कारकों की उपस्थिति का होना बताया स्टूडेंट्स। गिलफोर्ड 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोलमैन का स्विंगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। गोलमैन का स्विंगात्मक बुद्धि का सिद्धांत है, स्विंगात्मक बुद्धि से आशय कुछ वैसी क्षमताओं से होता है जो बुद्धि लब्धि से तो भिन्न हो, परंतु जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत जरूरी होती है। यानी गोलमैन ने जो स्विंगात्मक बुद्धि के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि स्विंगात्मक बुद्धि से आशय कुछ ऐसी वैसी क्षमताओं से होता है जो बुद्धि लब्धि से तो अलग हो, बुद्धि लब्धि से तो अलग हो, लेकिन जीवन में सफलता पाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार की दक्षताओं के बारे में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गोलमैन ने स्विंगात्मक बुद्धि की 25 दक्षताओं को सम्मिलित कर दिया। यानी कि गोलमैन ने अपने बुद्धि के सिद्धांत में, स्विंगात्मक बुद्धि के सिद्धांत में 25 दक्षताओं को शामिल कर लिया। कितनी को? गोलमैन ने 25 को, और जिनको 5 उपवर्गों में बांट दिया। दक्षताएं तो 25 थी, उपवर्ग थे 5। कौन कौन से थे? स्वयं जागरूकता, स्वयं नियंत्रण, अभिप्रेरणा, सहानुभूति का एक समूह और सामाजिक कौशल। यानी 25 दक्षताओं के जो 5 ग्रुप थे, उनमें पहले वाला आपका है स्वयं जागरूकता, दूसरा स्वयं नियंत्रण, तीसरा अभिप्रेरणा और चौथा है सहानुभूति समूह और 5वां है सामाजिक कौशल। धारा प्रवाह और स्पर्श सिद्धांत कैटल महोदय के द्वारा दिए गए थे। धारा प्रवाह और स्पर्श सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कैटल महोदय थे। किसके? धारा प्रवाह और स्पर्श सिद्धांत के कौन थे? कैटल।
फिर आपकी बुद्धि क और ख जो हैब के द्वारा दी गई थी, इस सिद्धांत का प्रतिपादन क ख ग हैब ने किया था। उसने बुद्धि क और ख का प्रत्यय दिया और यह बुद्धि के नवीन प्रत्ययों में से ही एक है। यानी बुद्धि क और ख के बारे में सबसे पहले संप्रत्यय हैब के द्वारा दिया गया था, इसलिए उसकी बुद्धि का नाम क और ख सिद्धांत के नाम से जाना गया और ये बुद्धि के नवीनतम प्रत्ययों में से एक था। फिर ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत है। ब्लूम ने अपने आश्चर्य बुद्धि के सिद्धांत को यह नाम दिया कि ब्लूम ने जो अपनी बुद्धि का सिद्धांत दिया उसी को अपने नाम पर ही रख दिया, ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, कोई ऐसा प्रत्यय नहीं है जिसके अनुसार बुद्धि का अस्तित्व है। यह सिद्धांत कहता है कि समय अधिक महत्वपूर्ण कारक है। ब्लूम ने बुद्धि को महत्व नहीं दिया, ब्लूम ने समय को अधिक महत्व दिया, क्योंकि ब्लूम का कहना है कि बुद्धि जैसी तो कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कोई प्रत्यय ही नहीं होता जिसके अनुसार बुद्धि का अस्तित्व एग्जिस्ट करता हो। यह सिद्धांत कहता है कि समय अधिक महत्वपूर्ण कारक है। ब्लूम क्या कहता है? समय अधिक महत्वपूर्ण कारक है। फिर प्रधानता सूचक सिद्धांत है। प्रधानता सूचक आपका बर्ट और वर्नन, बर्ट और वर्नन किसने? प्रधानता सूचक सिद्धांत बर्ट और वर्नन के द्वारा दिया गया स्टूडेंट। कौन सा? बर्ट और वर्नन ने प्रधानता सूचक सिद्धांत दिया स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं। गोलमैन ने स्वयंगात्मक बुद्धि की 25 दक्षताओं के 5 ग्रुप बनाए। उन 5 ग्रुपों में से कौन कौन से थे? स्वयं जागरूकता, स्वयं नियंत्रण, अभिप्रेरणा, सहानुभूति का समूह और सामाजिक कौशल। धारा प्रवाह या स्पर्श सिद्धांत आरबी कैटल के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स। धारा प्रवाह और स्पर्श सिद्धांत दिया गया कैटल महोदय के द्वारा। बुद्धि क और ख, इस प्रकार की बुद्धि का प्रतिपादन हैब महोदय ने किया। क और ख का प्रत्यय दिया गया, यह बुद्धि के नवीन प्रत्ययों में से एक है। फिर आपका ब्लूम का सिद्धांत, ब्लूम ने बताया कि बुद्धि जैसा कोई प्रत्यय है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि जैसा प्रत्यय नहीं है जिसके अनुसार बुद्धि का अस्तित्व दिखाया जा सके। यह सिद्धांत कहता है कि समय अधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रधानता सूचक सिद्धांत, यह सिद्धांत बर्ट और वर्नन ने ही दिया था। प्रधानता सूचक सिद्धांत बर्ट और वर्नन ने दिया स्टूडेंट्स। अगला है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि किसकी? हार्वर्ड गार्डनर की। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके अनुसार जब व्यक्ति मिलते हैं जो कि शाब्दिक या तार्किक क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं होते, किन दूसरे क्षेत्रों में जैसे स्थानीय योग्यता में बहुत योग्यता रखते हैं, जैसे कलाकार मूर्तिकार होते हैं, तो गार्डनर ने इस प्रकार की 8 विमाएँ बताई। गार्डनर ने 8 विमाएँ बताई, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ? बहुबुद्धि सिद्धांत हुआ। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में उन्होंने 8 प्रकार की भाषाई योग्यताएं बताई। इसके अनुसार जब व्यक्ति मिलते हैं तो जो कि शाब्दिक और तार्किक क्षेत्र पर भी नहीं होते, किंतु दूसरे क्षेत्रों में स्थानीय योग्यता से बहुत ज़्यादा योग्यता रखते हैं, ऐसे कलाकार होते हैं, मूर्तिकार होते हैं। गार्डनर द्वारा जो 8 विमाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? भाषाई बुद्धि, यानी कि जिन लोगों के पास भाषाई बुद्धि ज़्यादा होती है, जैसे कवि और पत्रकार। भाषाई बुद्धि कवि और पत्रकार हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं। गायन, गायन वाले, वायलन, वादक, गायक। स्थानिक बुद्धि होती है जैसे मूर्तिकार, जहाज चालक के पास। शारीरिक गतिमान की नृत्यक के पास, खिलाड़ी के पास। अंत व्यक्तिगत चिकित्सक विक्रेता होते हैं। अंत व्यक्तिगत और अंतर व्यक्तिगत आत्म, देखो अंत तो खुद की हो गया चेतन व्यक्ति, और अंतर होता है दूसरे के साथ कंपैरिजन, जैसे चिकित्सक होते, विक्रेता होते हैं। चिकित्सक विक्रेता अंतर में आएंगे और आत्म चेतन शक्ति में अंत व्यक्तिगत योग्यता आएगी। प्राकृतिक बुद्धि जो होती है वो प्रकृतिवादी होते हैं, जीव विज्ञानी होते हैं, मानवतावादी होते हैं। यानी प्रकृतिवादी में कौन कौन से आएंगे आपके? मानववादी, जीव विज्ञान, प्रकृतिवादी। तो 8 प्रकार की बुद्धि गार्डनर महोदय के द्वारा बताई। सबसे पहले में भाषाई बुद्धि है, जिनके पास भाषाई तत्व ज़्यादा होते हैं, जैसे आपके पास कवि है और कवि के साथ साथ पत्रकार हैं। तो कवि और पत्रकार, कवि और पत्रकार कौन हो गया आपके? भाषाई बुद्धि। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, जो वैज्ञानिक और गणितज्ञ होते हैं। तीसरा गायन बुद्धि, वायलन, वादक, गायन। स्थानिक बुद्धि, मूर्तिकार, जहाज चालक। शारीरिक गतिमान वाली बुद्धि तो पता है सब शरीर से काम करेंगे, नृत्यक है, खिलाड़ी हैं।
और अंतर वाले हो गए दूसरे से अपनी कंपैरिजन करते हैं, चिकित्सक है, विक्रेता है। अंत खुद की आत्म चेतना होती है। प्राकृतिक जो प्रकृति से रिलेट करेगी, प्रकृतिवादी है, जीव विज्ञान है और मानवतावादी है स्टूडेंट्स। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सिद्धांत है स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितांत्रिक सिद्धांत। जो स्टर्नबर्ग ने भी बुद्धि का त्रितांत्रिक सिद्धांत दिया। स्टर्नबर्ग की बुद्धि का सिद्धांत एक बहुयोग्यता दृष्टिकोण से देता है। उसके त्रितांत्रिक सिद्धांत में 3 घटक है। देखो 3 घटक होने के कारण ही स्टर्नबर्ग के सिद्धांत का नाम पड़ा त्रितांत्रिक सिद्धांत। सबसे पहले आपके संसाधित करने वाले घटक, यह उन कौशलों को संकेत देगा जो समस्या हल करने में प्रयोग करे जाएंगे। यानी कि संसाधन का मतलब होता है जो किसी भी प्रकार की समस्या को सोल्व करने में यूज किए जाएंगे, उन कौशलों को संकेत देगा संसाधित करने वाला घटक। जैसे हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है, अब किसी भी संसाधन को उसको हल करने में प्रयोग करेंगे तो वो आपका कौशल कहलाएगा संसाधित करने वाला घटक। दूसरा है परसंग्रासित घटक। ये एक प्रकार की बुद्धि है जो वातावरण के संबंधों पर बल देती है। यानी कि जब बुद्धि वातावरण के संबंधों से मिलकर किसी प्रकार की समस्या को हल करती है तो वो आपकी प्रसंग आश्रित घटक कहलाएगी। कि प्रसंग पे आश्रित जो आपकी समस्या है कोई भी, उसको बुद्धि वातावरण के द्वारा मिलाकर सोल्व कर देना। तीसरा है अनुभवजन्य। ये एक यंत्रीकरण होता है जो बुद्धि के रूपांतर अनुभव के द्वारा लाते हैं। जो बुद्धि में रूपांतर करना होता है उसको जब प्रयोग में लाया जाएगा तो आपका हो जाएगा अनुभवजन्य घटक। यानी कि अपने अनुभव के द्वारा बुद्धि के साथ प्रयोग करके समस्या का हल करना ही अनुभवजन्य घटक कहलाता है। दोबारा फिर देखते हैं स्टर्नबर्ग का बुद्धि त्रितांत्रिक सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग भी बुद्धि का सिद्धांत एक बहुयोग्यता दृष्टिकोण देता है। बहुयोग्यता, मल्टीपल इंटेलिजेंस। कौन? स्टर्नबर्ग। उसने अपना फिर त्रितांत्रिक सिद्धांत प्रयोग में लाया गया। 3 घटक थे उसके। सबसे पहला है संशोधित करने वाला घटक। सबसे पहला संशोधित करने वाला घटक है। यह उन कौशलों को संकेत देता है जो समस्या हल में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि संसाधित करने वाला घटक वो घटक होता है जो समस्या हल में प्रयोग किए जाते हैं, और प्रसंगाश्रित घटक वो होता है जो बुद्धि और वातावरण के संबंधों पर बल देता है। और तीसरा है अनुभवजन्य घटक। यह वो यांत्रिकरण है जो बुद्धि में रूपांतरण अनुभव में लाया जाता है। तो संसाधित करने वाले, प्रसंगाश्रित घटक और तीसरा है आपका अनुभवजन्य घटक। फिर आपके इतिहास में बुद्धि परीक्षण के बारे में जानते हैं स्टूडेंट्स कि बुद्धि परीक्षण के बारे में किस किस ने क्या क्या बताया। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण के संबंध में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले ठोस कदम उठाया कि बुद्धि इतिहास को किस प्रकार से परखा जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में सबसे पहले फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने ठोस कदम उठाया। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में मनोवैज्ञानिक साइमन की मदद से, अल्फ्रेड बिने फ्रांस वाले ने 1905 में साइमन की मदद से पहला परीक्षण तैयार किया और उसी का नाम रख दिया गया फिर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। क्योंकि बिने ने साइमन की हेल्प से बुद्धि का परीक्षण किया। कब? 1905 में। तो दोनों का नाम जोड़ने से बुद्धि परीक्षण का नाम बन जाता है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर है इसके पश्चात 1908 व 11 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किए गए। क्या किए गए? संशोधन किए गए। कब किए गए? 1908 और 11 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किए गए, 8 और 11 में। और फिर 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया और इसका नाम रख दिया गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण। कब? 1916 में। फिर 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्या रख दिया गया? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण रख दिया गया। CM बार्डिया ने 1955 में
सीएम भाटिया ने 1955 में बुद्धि का परीक्षण तैयार किया, जिनमें से भाटिया बैटरी ने सर्वाधिक मान्यता प्राप्त की। सीएम भाटिया ने 1955 में एक बुद्धि का परीक्षण तैयार किया, जिनमें से भाटिया बैटरी ने सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त की। और यह परीक्षण 10 से 15 वर्ष के अशिक्षित बच्चों के लिए 10 से 15 यानी कि जो भाटिया का बुद्धि परीक्षण था, जिसे भाटिया बैटरी के नाम से जाना जाता था, वो परीक्षण 10 से लेकर 15 वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों के लिए 10 से लेकर 15 वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों पर अप्लाई किया गया। भारत में इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी बुद्धि परीक्षणों के निर्माण में योगदान देती है। अगर भारत में किसी फर्म का नाम पूछा जाए तो भारत में इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी बुद्धि परीक्षणों के निर्माण में योगदान देती है। भारत की बात करते डॉक्टर सोहनलाल, डॉक्टर जालोटा, डॉक्टर सीएम भाटिया और डॉक्टर पंडित लज्जाराम शंकर, ये बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। यानी भारत में जो बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया वो डॉक्टर सोहनलाल के द्वारा, डॉक्टर जलोटा के द्वारा, डॉक्टर सीएम भाटिया के द्वारा और पंडित लज्जाराम शंकर के द्वारा भी बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। भारत में भी उत्तर प्रदेश राज्य की इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानशाला में बिने साइमन परीक्षणों का संशोधन किया गया। यानी जो बिने साइमन ने परीक्षण तैयार किए गए थे उनका संशोधन जो किया गया वो उत्तर प्रदेश राज्य की इलाहाबाद में जो मनोविज्ञानशाला थी वहाँ पर बिने साइमन परीक्षणों का संशोधन किया गया। और भारत में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले 1922 में आरंभ किए गए थे। अगर भारत की बात करते हैं तो बुद्धि परीक्षण 1922 में, भारत में बुद्धि परीक्षण 1922 में आरंभ किए गए। स्टूडेंट्स दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का इतिहास जो है वो फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने को जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ठोस कदम उठाया था। अल्फ्रेड बीने ने 1905 में साइमन की मदद से परीक्षण तैयार कर दिया। फिर उस बुद्धि परीक्षण का नाम हो गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। फिर इसके पश्चात 8 और 11 में उन्होंने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन पैदा कर दिया। कब? 8 और 11 में। 5 में तैयार किया, 8 और 11 में संशोधन कर दिया। फिर 16 की बात आती है तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, यानी कि टर्मन की सहायता से बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1916 में किया गया। इसका नाम फिर स्टैनफोर्ड बिने, देखो पहले बिने साइमन था, फिर स्टैनफोर्ड में किया जाने के कारण इसके आगे न लगा दिया स्टैनफोर्ड, तो नाम हो गया इसका स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण, क्योंकि टर्मन के साथ किया गया, टर्मन बुद्धि परीक्षण नाम आ गया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया तो इसका नाम फिर हो गया फिर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। सीएम भाटिया ने 1955 में बुद्धि का परीक्षण तैयार किया, जिसमें से भाटिया बैटरी ने सर्वाधिक मान्यता प्राप्त करी। और यह परीक्षण 10 से लेकर 15 वर्ष के अशिक्षित बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना गया। देखो 10 से लेकर 15 वर्ष तक के किस प्रकार के बच्चे? अशिक्षित बच्चे। और कब तैयार किया गया? 1955 में तैयार किया गया। किसके द्वारा किया गया? सीएम भाटिया के द्वारा। 4 क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे कि सीएम भाटिया ने 1955 में 10 से लेकर 15 साल पर अशिक्षित बच्चों पर यह अपना प्रयोग किया। भारत में इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी बुद्धि परीक्षणों के निर्माण में योगदान देती है। एक क्वेश्चन ये जाता है कि भारत में उस फर्म का नाम बताओ जो बुद्धि परीक्षणों के निर्माण में योगदान देती है, तो उसका नाम है इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी। फिर अब डॉक्टर सोहनलाल का, डॉक्टर जलोटा का, सीएम भाटिया का और पंडित लज्जाराम शंकर आदि के विभिन्न बुद्धि परीक्षणों का निर्माण भी भारत के अंदर किया गया। और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की इलाहाबाद जो मनोविज्ञानशाला है उसमें बिने साइमन परीक्षणों का संशोधन किया गया। और भारत में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले 1922 में प्रारंभ किए गए। स्टूडेंट्स कब किए गए? 1922 में प्रारंभ किए गए। फिर है जालोटा सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण। नाम किसका है? जालोटा का। सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण डॉक्टर एस जालोटा ने किया। जालोटा सामान्य मानसिक योग्यता डॉक्टर एस जालोटा ने किया 1951 में। यह 10 से लेकर 16, देखो ऊपर आपका जो परीक्षण था ना सीएम भाटिया वाला, वो 10 से लेकर 15 वर्ष तक के अशिक्षित बच्चों के लिए था। लेकिन जो जलोटा वाला सामान्य वाला वो 10 से लेकर 16। कब? 1951 में बुद्धि को मापने के लिए प्रयुक्त किया गया। इसमें बच्चे के सामने 7 श्रेणियों में प्रश्न रखे जाते हैं। 10 से लेकर 16 साल तक के 1951 में 7 श्रेणियों में प्रश्न रखे जाते हैं, जिनमें से तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन जाते हैं,
सामान्य शब्द भंडार के क्वेश्चन जाते हैं या वर्गीकरण के क्वेश्चन शामिल हैं। यह परीक्षण हिंदी भाषा में किया गया। 1951 में जो आपका जलोटा का परीक्षण किया गया 10 से लेकर 16 साल तक के बच्चों पर किया गया, उसमें 7 श्रेणियां थी। यह परीक्षण हिंदी भाषा में किया गया था। और प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण का विकास 1955 में डॉक्टर प्रयाग मेहता ने ही किया। अपने नाम पर परीक्षण दिया डॉक्टर प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण 1955 में। तो 1955 में ही आपका CM भाटियावाड़ा हो गया, 1955 में ही आपका डॉक्टर प्रयाग मेहतावाड़ा हो गया और 1951 में आपका जलोटावाड़ा हो गया। देखो यहाँ पर 1955 वाला परीक्षण था 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चों पर, अशिक्षित बच्चों पर किया गया था। लेकिन यहाँ जो आपका बुद्धि परीक्षण है वो 1951 में किया गया और आपके 10 से लेकर 16 साल तक के बच्चों पर किया गया। और यहाँ पर उसकी 7 कैटेगरी बना दी, 7 श्रेणियाँ बना दी। किस आधार पर? तर्क शक्ति के आधार पर, सामान्य शब्द भंडार के आधार पर, वर्गीकरण के प्रश्न के आधार पर। और यह परीक्षण आपका हिंदी भाषा में तैयार किया गया स्टूडेंट्स। प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण का विकास 1955 में किया गया और किसने किया? प्रयाग मेहता ने ही किया, इसीलिए इस परीक्षण का नाम पड़ गया प्रयाग मेहता का बुद्धि परीक्षण स्टूडेंट्स। तो देखो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले नाम जाता है बिने का। फिर बिने ने साइमन के साथ काम किया 1905 में, संशोधन किया 1908 और 11 में। फिर टर्मन के साथ काम किया 1916 में। परीक्षण का नाम फिर चेंज हो गया, टर्मन बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण नाम रख दिया गया। कहाँ पर किया गया था? वो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था। फिर उसका नाम चेंज होगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। फिर 55 में बात आती है CM भाटिया की, और CM भाटिया जो परीक्षण किया वो अशिक्षित बच्चों पर किया 10 से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए। और उसके बाद फिर आता है आपका क्या निर्माण तैयार कहाँ किया गया? इलाहाबाद ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी में किया गया। उसके बाद फिर भारत में बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किया गया 1922 में। और जलोटा की बात आती है तो 1951 में। वर्ग एज आता है तो 10 से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए। कितने परीक्षण तैयार किए? 7 श्रेणियाँ बना दी। किस आधार पर बनाई वो श्रेणियाँ? वो बनाई उन्होंने तर्क शक्ति के आधार पर बनाई, सामान्य शब्द का भंडार चेक किया गया बच्चों का, और वर्गीकरण कर दिया बच्चों का परीक्षण के अकॉर्डिंग। और फिर आपका लास्ट आता है प्रयाग मेहता का। प्रयाग मेहता ने बुद्धि का परीक्षण 1955 में किया और अपने नाम पर अपने परीक्षण का नाम दिया प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण 1955 में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे बुद्धि के सारे सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं और उस बुद्धि परीक्षण का जो इतिहास है कि शुरू कहाँ से हुआ और कहाँ तक उन्होंने अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, ये सारा हमने आज कवर कर लिया। कल हम बुद्धिमापन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।